मैं यूं ही नहीं टूट सकता हूँ। मुझे बहुतों के सपने पूरे करने हैं अभी। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूँ आप तमाम साथियों का और प्रारंभ करते हैं कक्षा 12 की जो अंतरा भाग 2 पुस्तक हमने प्रारंभ कर रखी है। आज उसका दूसरा पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला साहब, इनकी इसमें 2 रचनाएं देखेंगे हम। वीडियो को लाइक कर दें, आप शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 5500 के तकरीबन लोग जुड़े हुए हैं। उसको आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर मैं सवाल वगैरह सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। देखिए साहब, कक्षा 10 वाली अपनी जो पुस्तक थी क्षितिज, उसके अंदर भी मैंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब के परिचय को बहुत अच्छे से डिटेल से आपको करवाया है। आज फिर बताऊंगा। तो ये महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है अपने निराला साहब। तो इनसे संबंधित सवाल आपको किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप हिंदी से संबंधित, वहाँ इनका सवाल है जो अवश्य पूछा जाएगा। जन्म की बात करें, देखिए इस पुस्तक में इनका जन्म दे रखा 1898 ईस्वी और निधन 1961 ईस्वी। ठीक है, 98 और 61। लेकिन इनका जन्म मिलता है वैसे 1896 और कक्षा 10 वाली पुस्तक में दे रखा है 1899। अब आप बोलोगे सर 3 जन्म का वर्ष दे रखा है, अब करें क्या? तो आपको ध्यान में रखना है 1896 और 1899 विशेष तौर से 10वीं की पुस्तक में 1899 दे रखा है और वैसे 1896 मिलता है इनका जन्म। तो आपको 1899 है जो विशेष तौर से है जो ध्यान में रखना, क्योंकि 10वीं की पुस्तक में दे रखा है और इस पुस्तक में 12वीं वाली में 1898 दे रखा है। तो वैसे तो ये इनका जन्म स्थान अलग अलग, जन्म काल अलग अलग मिलता है। तो संशय वाला, कन्फ्यूजन वाला सवाल है जो अलग से मिस टाइप वर्क है वो देंगे भी नहीं। अगर देंगे तो आप 1899 है जो ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 10वीं की किताब जो प्रस्तुत कर सकते हैं आप उस हिसाब से। वीडियो को लाइक कर दें, आप शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना। चलिए, निराला का जो जन्म होता है वो बंगाल में मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में है जो होता है साहब। ठीक है, उनका पितृग्राम उत्तर प्रदेश का गढ़कोला उन्नाव है। गढ़कोला निवास स्थान, पितृ ग्राम जो वो गढ़कोला है। उनके बचपन का नाम क्या था? सूर्य कुमार। पहला सवाल, बचपन का नाम पूछ लिया जाए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का तो सूर्य कुमार था। ठीक है, बहुत छोटी आयु में ही उनकी माँ का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है, निधन हो जाता है। निराला की जो विधिवत स्कूली शिक्षा है वो 9वीं कक्षा तक हो पाई थी। तो ये सवाल भी बन सकता है, निराला की विधिवत स्कूली शिक्षा किस कक्षा तक हुई थी? तो 9वीं कक्षा तक हुई थी। बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। पत्नी की प्रेरणा से निराला की साहित्य और संगीत में जो रुचि पैदा हुई। अगला सवाल ये बन जाएगा, देखिए आप चीज़ों को किस प्रकार से तैयार कर पाएंगे? जब हर एक पंक्ति से सवाल बनाते जाएंगे, सवाल बनाते हुए चलेंगे तो आपके सोचने समझने की दृष्टिकोण जो है वो व्यापक होगा, वो बढ़ेगा। तो ये सवाल बन सकता है, किसकी प्रेरणा से निराला की साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई थी? तो साहब बहन आ गया, पत्नी आ गया, माता आ गई, इस प्रकार से आ सकता है। तो पत्नी की प्रेरणा से 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उन पत्नी का देहांत कब हो गया? 1918 में। और उसके बाद में फिर पिताजी, चाचा, चचेरे भाई, एक एक करे जो सब चल बचे, सबका देहांत है जो होता चला गया। और अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक है जो झकझोर दिया। पुत्री का नाम पूछ लिया जाए निराला की तो क्या था? सरोज। क्या नाम था? सरोज। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती। मृत्यु का साक्षात्कार से तात्पर्य यहाँ पर यह है, लगातार समय समय पर अपने लोगों की मृत्यु है जो इनको देखनी पड़ी, निधन है जो देखना पड़ा। मतलब एक ही पूरा क्रियाक्रम ठीक हुआ नहीं कि कुछ समय बाद में दूसरे की, कुछ समय बाद दूसरे, तो दुख इनके जीवन में जो लगातार बना रहा। फिर आखिर में जब पुत्र की भी मृत्यु हो जाती है तब बहुत ऐसा या कष्ट की अनुभूति होती है इनको, और वही अभिव्यक्ति दुख वाली वो इनकी कविताओं में भी देखने को मिलती है। सन 1916 में उन्होंने प्रसिद्ध कविता जोही की कली लिखी, जिसको बाद में उनको बहुत प्रसिद्धि मिली। ये पूछा गया है सवाल पहले भी, जोही की कली कब लिखी? 1916 में। ठीक है,
और वे मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने गए। ये सवाल भी कई बार पूछा गया और पूछा जाता है। मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन साहब? निराला साहब। मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं साहब? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला साहब। इत्मीनान से सुनते जाइए, एक एक चीज़ है जो आपके मस्तिष्क में स्थायी होती जाएगी। निराला सन 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय के संपादन से भी जुड़े। बहुत अच्छा सवाल बन सकता है कि 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित किस पत्रिका के संपादन से निराला साहब है जो जुड़े थे? तो समन्वय से। और वहीं 1922 में तो इस समन्वय से जुड़े थे और 1923-24 में वे मतवाला के संपादक मंडल में शामिल हुए। तो मतवाला पत्रिका के संपादक मंडल में निराला कब शामिल हुए? 1923-24 में। ठीक है। वे जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक कष्टों से जूझते रहे। अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण निराला कहीं टिककर है जो काम नहीं कर पाए। किस स्वभाव के कारण? स्वाभिमानी स्वभाव के कारण। कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती तो उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती, तो वहाँ पर वो टिकते नहीं। बस चलो भाई, तुम्हारे काम को तुम जानो, मैं चलता हूँ यहाँ से। और अंत में इलाहाबाद आकर है जो रहे और वहीं उनका है जो देहांत हो जाता है। छायावाद और हिंदी की स्वच्छंदतावादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ निराला का काव्य संसार बहुत व्यापक है। सृजनशील थे, जिनकी जो कृतित्व है, रचनाएं बहुत व्यापक दृष्टिकोण लिए हुए हैं। उनमें भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का व्यापक बोध है और समकालीन जीवन के यथार्थ के विभिन्न पक्षों का चित्रण भी देखने को मिलता है। भावों और विचारों की जैसी विविधता, व्यापकता और गहराई जो डीप नॉलेज निराला की कविताओं में मिलती है, वैसे बहुत ही कम कवियों में है जो चीज़ देखने को मिलती है। उन्होंने भारतीय प्रकृति और संस्कृति के विभिन्न रूपों का गंभीर चित्रण अपने काव्य में किया है। भारतीय किसान जीवन से उनका लगाव उनकी अनेक कविताओं में व्यक्त हुआ है। भारतीय किसान से उनका बड़ा लगाव था और उनकी कविताओं में ये चीज़ देखने को भी मिलती है। यद्यपि निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तथापि उन्होंने विभिन्न छंदों में भी कविताएं लिखी है। वैसे तो मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन इसके इतर भी इन्होंने विभिन्न छंदों में है जो कविताएं रची है साहब। उनके काव्य संसार में काव्य रूपों की भी विविधता है। एक और तो वो लिखते हैं राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी क्या प्रबंधात्मक कविताएं। तो प्रबंधात्मक कविताएं राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास, किनकी? निराला साहब के, ध्यान में रखना। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास कई बार पूछी गई है। तो दूसरी ओर वो प्रगीतों की भी रचना करते हैं। उन्होंने हिंदी भाषा में गज़लों की भी रचना की है। उनकी सामाजिक आलोचना व्यंग्य के रूप में उनकी कविताओं में जगह जगह है जो देखने को मिलती है। आगे देखिए, निराला की जो काव्य भाषा है, ये जो परिचय होता है इनके अंदर, ये साहित्य इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है साहब। तो कवियों के परिचय को बहुत अच्छे ढंग से कीजिएगा, क्योंकि साहित्य इतिहास के सवाल जो आएंगे, क्यों यही रचनाकार तो साहित्य इतिहास के अंदर मिलते हैं और पाठों वाले ही अक्सर है जो इन्हीं से सवाल है जो पूछे जाते हैं। तो काव्य भाषा के अनेक रूप और स्तर, जिनमें राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में तत्सम प्रधान पदावली है। किस प्रकार की तत्सम शब्दावली देखने को मिलेगी? तो भिक्षुक जैसी कविता में बोलचाल की भाषा का प्रयोग है जो किया गया है। तो भिक्षुक कविता किसकी? निराला की, अपने ध्यान में रखना। और भाषा का कसाव, शब्दों की मितव्ययिता और अर्थ की प्रधानता उनकी काव्य भाषा की जानी पहचानी विशेषताएं हैं। निराला की प्रमुख जो काव्य कृतियाँ हैं उनकी हम बात करते हैं। परिमल, परिमल गीतिका, परिमल गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, ये प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। क्या है? काव्य कृतियाँ। समय लिखना चाहो तो परिमल का समय लिखो आप 1930। परिमल का समय क्या हो जाएगा? 1930। गीतिका का लिखो 1936। परिमल देखिए इस तरीके से क्रम में पूछा जा सकता है। परिमल का 1930, गीतिका 1936। बात करें इसके आगे अनामिका 1923, अनामिका 1923। तुलसीदास की बात करें 1938, ध्यान में रखना 1938। कुकुरमुत्ता की बात करें 1948। कुकुरमुत्ता कितना? 1948। तुलसीदास समय 1938। अणिमा
अणिमा 1943, अणिमा 1943 में। ठीक है। नए पत्ते, नए पत्ते की अगर हम बात करें तो हो जाएगा समय इसका 1946, 1946, 1946। बेला की हम बात करें, बेला 1946। बात करें हम अर्चना की, अर्चना 1950, अर्चना का समय क्या 1950। आराधना, आराधना की हम बात करें 1953, 1953। और आगे फिर आता है गीत गुंज, इसका समय लिख लो आप साहब 1954, गीत गुंज का 1954। ये सभी काव्य करती हैं। इसके अतिरिक्त इनका जो राम की शक्ति पूजा है, राम की शक्ति पूजा का जरूर आप लिख लीजिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण बनती है। राम की शक्ति पूजा जो है यहाँ पर लिख दे, राम की शक्ति पूजा का आप लिख लीजिए 1936। तो राम की शक्ति पूजा तो 1936, और अपने ये तुलसीदास जो है 1938। राम की शक्ति पूजा 1936, तुलसीदास 1938। इसके अतिरिक्त भी इन्होंने चतुरी चमार, राग विराग, सरोज स्मृति जो आया है, सरोज स्मृति इन्होंने जो रचा है, सरोज स्मृति का लिख लीजिएगा आप 1935, 1935। और जयशंकर प्रसाद ने भी 1935 में एक रचना की थी और बहुत प्रसिद्ध रही, उसका कमेंट करके आप बताएं ना कौन सी। तो ठीक है, सरोज 1935, चतुरी चमार, रानी और कानी, स्फटिक, निराला, राग विराग, ये और इन्होंने रचनाएं हैं जो की है साहब। आगे देखिए, निराला ने कविता के अतिरिक्त क्या लिखी, कहानियां भी लिखी, उपन्यास भी लिखे। उनके उपन्यास में बात करें तो बिल्लेसुर बकरिहा उपन्यास क्या है, बिल्लेसुर बकरिहा ये उपन्यास है, बिल्लेसुर बकरिहा। ये विशेष चर्चित हुआ है इनका, बिल्लेसुर बकरिया जो है विशेष चर्चा का विषय है जो रहा। संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। निराला रचनावली के कितने खंडों में, 8 खंडों में है जो प्रकाशित है। और जो अनामिका, अनामिका का पहला संस्करण 1923 में आया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर अनामिका का पहला संस्करण कब आया, 1923 में आया, और दूसरा संस्करण इसका हुआ था 1938 में प्रकाशित। वहीं गीत गुंज का भी 1954 में हुआ पहले, और बाद में दूसरा संस्करण आया था इसका 1959 में। इतना सा थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये तो हो गया इनका विशेष परिचय। और मैं कुछ बातें बता दूं इनके परिचय से संबंधित। तो परिमल जो काव्य संग्रह है इनका, ये परिमल जो है 1930 वाला परिमल काव्य संग्रह में प्रकृति प्रेम वाले, सौंदर्य चित्रण, इस तरह की कविताएं देखने को मिलती है। और परिमल में जो कविताएं हैं, जूही की कली, संध्या सुंदरी, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, दीन, अधिवासे, पंचवटी प्रसंग और बहू, ये सभी की सभी कविताएं किसमें, परिमल काव्य संग्रह के अंदर है जो साहब सम्मिलित। परिमल तो जूही की कली, संध्या सुंदरी, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, दीन, ये सभी के सभी किसमें, परिमल के अंदर संकलित है। और जूही की कली जो है 1916, जूही की कली जो प्रथम कविता मानी जाती है 1916, उसमें क्या है, प्रकृति के माध्यम से जो मानवीय वासनाएं हैं, प्रकृति के माध्यम से मानवीय वासनाओं की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है आपको जूही की कली में। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, इनकी पूछी जा सकती है साहित्य इतिहास के अंदर। ग्रेड फर्स्ट वाले भी जरूर इस चीज़ को ध्यान में रखना। कुकुरमुत्ता है, इसमें पूंजीवादियों पर तीखा व्यंग्य किया गया। कुकुरमुत्ता रचना पर क्या है 1948 वाली, ये इसमें क्या है, पूंजीवादियों पर क्या किया है, तीखा व्यंग्य किया गया है। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास को मैंने बताई दिया आपको, ये एक प्रबंधात्मक काव्य है। ठीक है। अणिमा में 3 प्रकार के गीत संग्रहित है। अणिमा में, अणिमा देखिए ये यहाँ पर 1943 का समय, इसमें 3 प्रकार के, एक तो भक्ति प्रधान, विषाद मूलक और विचार परक। भक्ति प्रधान, विषाद मूलक और विचार परक, इस ये 3 प्रकार के गीत है जो संग्रहित है अणिमा के अंदर। सरोज स्मृति आपको पता है, इनके 18 वर्ष की जो पुत्र थी सरोज, उसकी करुण स्मृति में लिखा गया था ये। और हिंदी साहित्य संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत कहा जाता है इसको। सरोज स्मृति जो मैंने बताया यहाँ पर 1935, इसको हिंदी साहित्य इतिहास का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत कहा जाता है। और ये सवाल भी कई बार है जो पूछा गया है। ठीक है, ये इनका साफ परिचय होता है। और तो बाकी जितना लिखो उतना ही कम है, लेकिन जो विशेष परीक्षा में आ सकता है वो।
इनका जो ये पाठ है, आज हम आगे पढ़ेंगे पाठ में। तो गीत गाने दो, पहली कविता तो ये गीत गाने दो कविता में निराला ने ऐसे समय की ओर इशारा किया है। तो पूछ लिया जाए गीत गाने दो किसकी कविता है, किसकी रचना है? तो निराला की, जिसमें चोट खाते खाते संघर्ष करते करते होश वालों के होश खो गए हैं, यानी जीवन जीना आसान नहीं रह गया है। पूरी मानवता हाहाकार कर रही है, लगता है पृथ्वी की लौ जो है बुझ गई है। मनुष्य में जिजीविषा खत्म हो गई, जीने की इच्छा खत्म हो गई। इसी लौ को जगाने की बात कवि कर रहा है, जीने की इच्छा को, और वेदना को छिपाने के लिए, उसे रोकने के लिए गीत गाना चाहता है। निराशा में आशा का संचार करना चाहता है। ये चीज़ें कहाँ मिलती है? गीत गाने दो कविता में। दूसरी जो कविता रहेगी इनकी, वो रहेगी सरोज स्मृति। सरोज स्मृति कविता क्या? निराला की दिवंगत पुत्री सरोज पर केंद्रित है, जो मैंने बताया अभी। ये कविता बेटे के दिवंगत होने पर पिता का एक विलाप है। पिता के इस विलाप में कवि को कभी शकुंतला की याद आती है, कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी की, बेटी के रूप में पत्नी का रूप, रंग रूप दिखाई पड़ता है, जिसका चित्रण निराला ने किया है। यही नहीं, इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने का, अकर्मण्यता का बोध भी उसे जो होता है। इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष भी प्रकट हुआ है। वे कहते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ध्यान में रखना, यह पंक्ति देकर कई बार पूछा गया किसकी पंक्ति है, तो किसकी है? निराला की है। क्या है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो ये था इनका कंप्लीट परिचय। आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे परिचय। कल के वीडियो में इनकी ये दोनों जो कविताएं वो देखेंगे। वीडियो को अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर भी किया करो सभी दोस्तों के साथ, सभी ग्रुप में, ताकि उनको पता चले यहाँ पर ग्रेड फर्स्ट सेकंड की निःशुल्क रूप से तैयारी करवाई जा रही है। जोड़ा करें, और पहली बार देख लें चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है। इस पर 5500 के तकरीबन लोग जुड़े हुए हैं। 5500 के तकरीबन लोग जुड़े हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर मैं सवाल वगैरह है जो डालता रहता हूँ। जय हिंद, फिर मिलता।